सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज की विषय चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। यदि आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तब आप मास्क का यूज अवश्य करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण पालन करें। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। यह ऐप हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास रहता है तब यह ऐप आपको जानकारी दे देगा। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आज आपको कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के बारे में कुछ बताऊंगा। आज मैं आपसे प्रकाश का परावर्तन क्या है और गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा। अपनी चर्चा का आरंभ मैं एक पिक्चर दिखाकर आपसे करना चाहता हूं। ये एक आम पिक्चर है जो हम सभी के बचपन में घटित होती है। हम सभी प्राय अपने बचपन में सूर्य के प्रकाश को एक दर्पण पर लेकर इधर उधर प्रकाश को भेजने का कार्य करते हैं। यही परावर्तन है। जैसे अगर कोई बच्चा आपस में खेल रहे हैं कि एक बालक ने टॉर्च का प्रकाश एक दर्पण पर आपतित किया, दर्पण से उस बालिका ने उस प्रकाश को दूसरे बालक की ओर परावर्तित कर दिया। यही परावर्तन है। आप परावर्तन किसे कहते हैं उसे जानने से पहले हम प्रकाश के कुछ गुणों की बात करते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सीधी रेखा में गमन करके ही आता है। प्रकाश अपने मार्ग से तब ही विचलित हो जाता है जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आए या उसका माध्यम ही बदल जाए। अगर आप एक बाल्टी लें, उस बाल्टी में पानी भर लें और आधा पानी भरने के बाद उसमें टॉर्च से आप वो प्रकाश आपतित करें, तब आप देखेंगे कि प्रकाश का मार्ग थोड़ा विचलित हो जाएगा। प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तब उसे वायुमंडल में बहुत से माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि जहां कोई माध्यम नहीं रहता है और प्रकाश उस ऐसी जगह को भी पार कर जाता है। जबकि ध्वनि को गमन के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि चंद्रमा पर विस्फोट हो जाए तब क्या वह पृथ्वी पर सुनाई देगा? कभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और किसी भी वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। आज का जैसे मेरा विषय है प्रकाश का परावर्तन। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तब वह पृष्ठ उस प्रकाश के कुछ भाग को उसी माध्यम में वापस लौटा देता है जिस माध्यम से वह प्रकाश आता है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। XY एक समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ का ऊपर वाला भाग चमकदार है, इस पर पॉलिश हुआ है और यह परावर्तक पृष्ठ है। अर्थात यह एक ऐसा पृष्ठ है कि जिस पर यदि प्रकाश आपतित होता है तब वह प्रकाश
वापस उसी माध्यम में जा सकता है। इस पृष्ठ पर हम एक प्रकाश किरण AO आपतित करते हैं। बिंदु O पर यह प्रकाश गिर रहा है और बिंदु O को हम आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु O से इस पृष्ठ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं और OM को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। जैसे ही प्रकाश किरण बिंदु O पर आपतित होती है, यह पृष्ठ उस प्रकाश किरण को OB दिशा में परावर्तित कर देता है। OB को परावर्तित किरण कहा जाता है। इस प्रकार AO आपतित किरण है, OM आपतन बिंदु पर अभिलंब है और OB परावर्तित किरण है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को अंग्रेजी में इंसिडेंस एंगल कहा जाता है। इंसिडेंस का पहला लेटर I है, इस कारण हम आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। R परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला लेटर R है, इस कारण हम परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि हम किसी प्रकाश किरण को परावर्तक पृष्ठ पर 30 डिग्री एंगल पर आपतित करते हैं, तब वह प्रकाश किरण 30 डिग्री एंगल पर ही परावर्तित होगी। और यदि हम किसी प्रकाश किरण को किसी चमकदार पृष्ठ पर 45 डिग्री एंगल पर आपतित करते हैं, तब वह प्रकाश किरण उस पृष्ठ से 45 डिग्री पर ही परावर्तित होगी। यही परावर्तन का पहला नियम है। मैं पुनः रिपीट करता हूं। परावर्तन का पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, तब वह परावर्तित हो जाती है और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। और यहाँ पर AO, OB और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। वो इस समय स्क्रीन के तल में है। आप जब ये फिगर अपनी कॉपी में बनाएंगे, तब ये तीनों आपकी कॉपी के कागज के तल में होंगे। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर 1, आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप जब सुबह उठते हैं, अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं। दर्पण में आपकी आकृति आ जाती है और उस आकृति को आपका प्रतिबिंब कहा जाता है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तब दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये लड़की अपने आप को दर्पण में देख रही है और दर्पण में इस बिटिया का प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब समतल दर्पण से प्राप्त हो रहा है और इस प्रतिबिंब की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। इसका प्रमाण, जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तब आपका हेड अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी हेड ऊपर रहेगा। आपके हाथ नीचे बीच में है तो हाथ बीच में ही आएंगे। इस प्रकार समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब है। इसका सिर्फ आभास होता है। इस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। इस प्रतिबिंब की हम चित्र ले सकते हैं अपने मोबाइल से। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि अपने आप को दर्पण के साथ रखते हैं और मोबाइल आगे किया, अपना सेल्फी ली और अपने दो फेस एक साथ आ जाते हैं।
परंतु इस चित्र को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तीसरी विशेषता होती है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की। पहली विशेषता आभासी होता है, सीधा होता है, इरेक्ट, उत्क्रम होता है। उत्क्रम मीन्स अगर आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाएं हाथ को मूवमेंट करेंगे तो आपको आभास होगा कि आपकी जो आकृति दर्पण में बन रही है उसका बायां हाथ हिलेगा। इसका अर्थ है कि वो दोनों प्रतिबिंब, आपकी आकृति और आप स्वयं एक दूसरे के उत्क्रम हैं। दूसरी ओर समान दूरी पर बनता है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब आपका प्रतिबिंब दर्पण पर ठीक उतनी ही दूरी पर बनता आपको प्रतीत होगा जितनी दूरी पर आप दर्पण से आगे खड़े हैं। अगर आप 20 सेंटीमीटर दूर दर्पण के आगे खड़े हैं तब आपको प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूर ही बनता प्रतीत होगा। इन्वर्टेड का एक एग्जाम्पल, जैसे ये व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देख रहा है। दर्पण में देखते समय अगर ये अपना दायां हाथ को मूवमेंट में लाता है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उसका बायां हाथ हिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, वो प्रतिबिंब आभासी होता है, वह प्रतिबिंब उत्क्रम बनता है और वह प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होती है। जो परावर्तन होता है वो सिर्फ समतल दर्पण से ही नहीं होता है। दर्पण वक्राकार भी हो सकता है, वक्र के आकार का भी हो सकता है और वक्रीय दर्पण के लिए भी परावर्तन के वो सभी नियम होते हैं जो समतल दर्पण के लिए परावर्तन के नियम थे। जैसे मैंने एक वक्र के रूप में दर्पण लिया, उसके ऊपर वाले पृष्ठ को चमकदार बना दिया, परावर्तक के रूप में यह कार्य करेगा। इस वक्राकार दर्पण पर एक प्रकाश किरण एओ आपतित होती है। यह प्रकाश किरण ओ पर आपतित होती है। ओ को आपतन बिंदु हम कहेंगे। ओ पर हमने अभिलंब खींचा। अभिलंब खींचने से पहले बिंदु ओ पर हम स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ, एक लाइन खींच देते हैं, ये स्पर्शी कहलाएगी। और ओ एन इस ओ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब है। यह प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतन बिंदु पर आपतित होगी उतने ही कोण पर यह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इस प्रकार आई आपतन कोण होगा, आर परावर्तन कोण होगा और यहां भी परावर्तन के दोनों नियमों का पूर्ण पालन होगा। पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। दूसरा नियम, आपतित किरण एओ, परावर्तित किरण ओबी और आपतन बिंदु ओ पर अभिलंब ओएन तीनों एक ही तल में होंगे। पूरी समरी आप इस फिगर को अपनी नोटबुक पर जरूर बनाएं। नीचे एक समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पूरे पार्ट की एक समरी आपके सामने आ जाएगी। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है। ये आप देखिए, ये एक दर्पण है। इस दर्पण पर एक तरफ हमने पॉलिश करके उसे ब्लॉक कर दिया और दूसरी तरफ पॉलिश करके एक चमकदार बना दिया गया। ये एक दर्पण है। जब इस समतल दर्पण पर प्रकाश आपतित करते हैं तब ये उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। दर्पण केवल समतल ही नहीं होते, दर्पण गोलाकार भी होते हैं। जैसे अगर मैं एक कांच का खोखला गोला लूं, उस गोले को काट दें तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग के होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। एक खोखले गोले से उस खोखले गोले को हम दो तरह से पेंट कर सकते हैं, दो तरह से उसे परावर्तक बना सकते हैं। या तो खोखले गोले को हम बाहर ही उसकी बाहर की सरफेस पर हम परावर्तक बना दें या अंदर की सरफेस को हम परावर्तक बना दें। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग के होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इनके एक तल पर पारे या चांदी की हम कलई कर देते हैं, उसके ऊपर लोहे के लौल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है जिससे इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। आप इस पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। ये एक
खोखला गोला है। अगर हम चाहें तो इस खोखले गोले की बाहरी सतह को परावर्तक बना सकते हैं, हम चाहें इसके अंदर वाली सतह को भी परावर्तक बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पिक्चर देखिए आप, शायद आपके चेहरे पर सभी की हंसी आ गई होगी। वेल नोन कैरेक्टर मोटू पतलू, जिन्हें हम टीवी पर अक्सर देखते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी देखते हैं। आप इस मोटू के पेट को ध्यान से देखिए, ये मोटू का पेट और ये पतलू का पेट। मोटू का पेट बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, और पतलू का अंदर पटका हुआ है। पटका हुआ है ना। अगर हम समतल दर्पण लें, उस समतल दर्पण के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और वो छोटे छोटे टुकड़े हम मोटू के पेट पर चिपका दें, पेस्ट कर दें आपस में मिलाते हुए, तो क्या होगा? एक अलग तरह का दर्पण बन जाएगा, और वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, उभरे हुए तल हो जिसके। और पतलू के पेट पर चिपका दें वही हम समतल दर्पण के टुकड़े, तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण, जिसका पेट पटका हुआ है। आप इसे ध्यान से देखिए। जैसे ये एक खोखले गोले का भाग है, हमने इस खोखले गोले के भाग पर अंदर वाले सतह पर उसे परावर्तक बना दिया ना, अंदर वाले सतह को परावर्तक। तब यह इस प्रकार ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी में कॉनकेव, हिंदी में कहेंगे अवतल दर्पण। याद करने का तरीका बताता हूं। अवतल, कॉनकेव, कॉनकेव, केव कहते हैं गुफा, केव कहते हैं गुफा, और गुफा होती है बीच में गहरी। इस प्रकार ये बीच में गहरा है, याद रहेगा कॉनकेव अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण ऐसा जैसे पतलू का पेट, जैसे पतलू के पेट पर आपने समतल दर्पण धीरे के टुकड़े चिपका दिए हो और अवतल दर्पण बन जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर, उभरा हुआ तल हो जिसका, और इसका बाहर वाली जो सतह है वो परावर्तक होगी, उभरी भी होगी, ये उत्तल दर्पण है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अब तक के डिस्कशन में आप समझ गए होंगे। अवतल दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। परावर्तन दबी हुई सतह से जिन दर्पण में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक दर्पण का टुकड़ा है। इस दर्पण के टुकड़े को हमने अंदर वाली सतह को परावर्तक बना दिया। जब इस पर बाईं ओर से प्रकाश गिरेगा तब यह प्रकाश दर्पण पर आपतित होगा और परावर्तित हो जाएगा। यह इस प्रकार एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहर वाली ऊपरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, मैंने बताया था जैसे मोटू का पेट हो। इस दर्पण पर ये उभरा हुआ जो तल है ये परावर्तक तल है। जब इस तल पर प्रकाश आपतित होता है, ये प्रकाश आपतित हुआ तो ये इससे टकराएगा और परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा, और यही परावर्तन है। जैसे थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं दर्पण की। एक खोखला गोला है, उस खोखले गोले को हमने इतने हिस्से को काट दिया, केवल ये M से लेकर M डैश तक इस हिस्से को काट दिया। आप समझ गए होंगे ये बाहर वाला हिस्सा परावर्तक है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इसे देखकर आपको मोटू की याद आ रही है या पतलू की। निश्चित रूप से आपको मोटू की याद आ रही होगी, और ये एक उत्तल दर्पण है। इस आर्क MM डैश का जो मध्य बिंदु होगा P, इस P को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चूंकि ये आर्क किसी गोले का एक भाग है, तब उस गोले का एक केंद्र भी जरूर होगा। जैसे इस गोले को हमने बनाया है तो हमने एक प्रोटेक्टर की सहायता से सी पर, ये इसका सेंटर है, इससे इसे खींचा गया है पूरे स्फीयर को, और उसी स्फीयर का ये भाग है। यानी कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस दर्पण का वक्ता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है। अर्थात कोई गोलीय दर्पण
जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र हम कहते हैं। वक्रता केंद्र C हुआ, ध्रुव P हुआ। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की अगर हम मिला दें आपस में इन्हें और एक रेखा खींच दें सीधी, तब इस रेखा को हम प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। मैं आपको शुरू से रिपीट कर देता हूं। कोई भी दर्पण हो वो किसी न किसी खोखले गोले का, कोई भी गोलीय दर्पण हो वो किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। उस गोलीय दर्पण का जो आर्क है उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। पोल का पहला लेटर P है। इस प्रकार हम ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। जो गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग है। उस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। उस खोखले गोले का जो भी केंद्र होगा उस केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। एक डेफिनेशन और आ जाती है दर्पण से संबंधित फोकस की। जैसे ये एक दर्पण है, आप पहचान गए कौन सा दर्पण? ये एक अवतल दर्पण है क्योंकि ये पतलू का पेट है, मोटू का नहीं। जब इस दर्पण पर हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब यह ऐसा लगता है कि यह दर्पण पर गिरने के बाद किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा होता ही है कि जब हम किसी दर्पण पर इस प्रकार की प्रकाश किरणें आपतित करते हैं कि वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों, तब वे किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं और उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसा बच्चे करते भी हैं बचपन में। सूर्य के प्रकाश को दर्पण, अवतल दर्पण पर आपतित करते हैं और अवतल दर्पण पर आपतित करने के बाद उस प्रकाश को अपने पास रखे कागज के टुकड़े पर डालते हैं। सूर्य का प्रकाश और उस दर्पण की सहायता से उस कागज के टुकड़े को जला देता है। ऐसा बच्चे, आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा। उस दर्पण को कागज पर जब प्रकाश गिराते हैं तो दर्पण को धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं और एक ऐसा बिंदु फोकस कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं कि सारा प्रकाश एक बिंदु पर फोकस हो जाए और उस कागज में आग लग जाए। ऐसा आपने नहीं किया तो करके देखिए। उस बिंदु से, जो एक बारीक बिंदु आपने सूर्य के प्रकाश से बना दिया, उस बिंदु से दर्पण तक की दूरी उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। उसे आप माप सकते हैं। ये एक मुख्य बिंदु होता है फोकस। जैसे आजकल हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा जिला प्रशासन का एक ही फोकस है, लॉकडाउन, कि लॉकडाउन को सफल बनाएं, कोरोना वायरस से अपनी जनता को हम कैसे बचाएं। उस फोकस पर, वही एक हमारा एकमात्र फोकस है। इस प्रकार मैं अपनी बात पर लौटता हूं कि जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब वो प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं और उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी उस दर्पण की फोकस दूरी कही जाती है। इस प्रकार जब किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब पाया जाता है कि ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं। मैंने यहाँ एक शब्द और जोड़ दिया, या तो मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये मिलती भी प्रतीत का क्या मतलब हुआ? क्योंकि जब हमने अभी देखा था तब तो क्लियर था कि ये किरणें मिली थी। मिलती भी प्रतीत इस कंडीशन में होती है। इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक उत्तल दर्पण है, शायद याद आ गया होगा एकदम से, मोटू का पेट। जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब ये उत्तल दर्पण
प्रकाश किरणों को कुछ फैला देता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके आगे तो जाने वाली है नहीं। अब क्या होगा, जो ये किरणें फैल गई, इधर को चली गई, इधर को चली गई, ये सब किरणें, जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है, क्योंकि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ऐसा आभास होता है जैसे ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही हूं या इस बिंदु पर मिल रही हूं। इस बिंदु को फोकस कहा जाता है। आपने ध्यान दिया, उत्तल दर्पण में फोकस बाईं ओर था और अवतल दर्पण में फोकस दाईं ओर बना है। इस प्रकार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी भी दर्पण या लेंस के बाईं ओर की दूरी हमेशा हम ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं और दाईं ओर की दूरी हमेशा हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा, आज के टॉपिक में मैंने आपको परावर्तन के बारे में बताया, मैंने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में बताया। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहता हूं घर के लिए। जैसा कि आज मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इस समय आप लॉकडाउन की पोजीशन में हैं, घर पर हैं, शायद ही बाजार से आप दर्पण ले पाए, पर अपने घर पर एक बड़ी स्पून लेकर आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को देख सकते हैं। इस स्पून को देखिए, जैसे मैंने फिगर में दिखाया। एक बार इस स्पून को इधर से आप देखते हैं, ये कौन सा दर्पण होगा, आप इस वक्त का चेहरा देख सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अगर कार खड़ी या कहीं पार्क हो रही है तो उसमें भी लोग अपने उसके साइड में जाकर उसमें हाथ सा मारते हैं, साफ करके उसमें अपना चेहरा देखने लगते हैं। किसी मेटल में चेहरा दिख जाता है, चमकदार पृष्ठ में चेहरा दिखेगा ही आपको। अगर प्लेन है तो प्लेन की तरह आप इसमें स्पून में अपना चेहरा देखिए। ये दर्पण होगा इस समय उत्तल दर्पण, क्योंकि बाहर उभरा हुआ है। मैं इसमें अपना फेस देख रहा हूं और धीरे धीरे इस स्पून को अपने चेहरे से दूर करता जा रहा हूं। आप भी इसी प्रकार कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो फेस है उसका साइज चेंज होता चला जाएगा और इस समय मुझे अपना चेहरा सीधा दिखाई दे रहा है, आपको भी सीधा दिखाई देगा, क्योंकि इस समय उत्तल दर्पण है। एक बार आप दूसरी ऑब्जर्वेशन लीजिए कि उस स्पून को आप अवतल आकार, अवतल की तरह आप उसमें चेहरा देखिए, आपको अपना फेस उल्टा दिखाई देगा। इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, ये कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करेगा, अवतल दर्पण की तरह। चेहरे को पास रखिए और दूर धीरे धीरे करके ले जाइए और जैसी जैसी आपको ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते रहें, अपनी नोटबुक पर आप नोट करते रहें। आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, इनकी और कार्यविधि के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विकास कुमार आपसे पुनः एक विनम्र अपील करता हूं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस विभाग, ये सभी हमारी सुरक्षा सेवा में तत्पर हैं, मदद कीजिए। बहुत जल्दी ही ऐसी स्थिति आएगी कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, हमारा उत्तर प्रदेश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।